उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच वह मौन संवाद भी खत्म हो गया था जिसे उसने अतीत से बचा रखा था। उनके चेहरे से उदासी और कड़वाहट के पर्चे को बखूबी पड़ने लगी थी। वह पर कब तक अनजान बनने का ढोंग करती, कब तक उनकी बड़ी बड़ी आंखों से खुद को बचाती। अंकुश की तरफ से उसने शब्दों की प्रतीक्षा बंद कर दी थी। क्या है उसके भीतर वह नहीं जानती। क्यों वह अपने भीतर की जलती हुई लपटों को उस पर डाल देते। उनका मौन तृप्ति को भीतर से कचोट देता। इसे कहानी की शुरुआत कहें या सुखों का अंत। जब अंकुश उसे देखने आए थे, साथ में उनका छोटा भाई पलाश भी था, जो तृप्ति का सहपाठी भी था। दोनों में दोस्ती कुछ ऐसी थी कि तय किया गया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो भी हारेगा वह जीतने वाले को किसी एक विषय में परफेक्ट बना देगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सौदा मज़ेदार था। लेकिन तृप्ति मेहनत वाले कामों से अक्सर दूर रहती, मस्ती में काम करती। प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी। पलाश के चेहरे पर जहाँ खौफ था, वहीं तृप्ति का चेहरा बेखौफ था। पलाश स्टेज पर आया और अपने की वजह से हार गया। जब उसे शाबाश बोलना होता तो वो शाबाश बोलता, शाकाहारी को शाकाहारी और शकुंतला को शकुंतला। तृप्ति वाक्यांशों का सही प्रयोग करके प्रतियोगिता जीत गई। कॉन्टेस्ट के मुताबिक तृप्ति ने गणित सीखने की फरमाइश की और बेचारे पलाश ने जी जान से तृप्ति को HCF स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम परसेंटेज निकालनी सिखाई। इस निरंतर साथ से दिल में पलाश के लिए एक जगह बन गई थी। कंधे आपस में छूने लगे। कभी वह तृप्ति के दुपट्टे पर बैठ जाता और दुपट्टा खींचते वक्त उसका पूरा दुपट्टा ही गिर जाता। तब पलाश खुद उठकर उसका दुपट्टा संभाल देता। छोटी छोटी चीज़ें तृप्ति के लिए बहुत मायने रखती थीं, लेकिन पलाश तो चंचल, अल्हड़ और नटखट था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना तो वह रोमांटिक फिल्में देखता, ना मिल्स एन बूस के उपन्यास पढ़ता। उसके पास जो बहस करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं होती। पलाश तृप्ति को राजनीति से संबंधित बातें बताता और तृप्ति उसे रोमानी उपन्यासों की कहानी सुनाकर चटकाए लेकर सुनाती। खूबसूरत सी यह दोस्ती शायद प्रेम का रूप ले लेती, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही अंकुश का रिश्ता तृप्ति के लिए आ गया। अंकुश के घर वालों ने पहली नज़र में तृप्ति को पसंद कर लिया। 1 महीने के भीतर ही वह उस घर की बहू बन गई। तृप्ति और अंकुश के स्वभाव में बेहद फर्क था। तृप्ति हंसमुख और चंचल थी तो अंकुश गंभीर चिड़चिड़े स्वभाव के थे। पहली ही रात उन्होंने अपने कड़वेपन का सबूत दे दिया था। तृप्ति अपने कमरे में बैठी उनका इंतजार करती रही। उसे नींद आ रही थी कि अंकुश आए और एक बदबू का एक भपका उनके साथ ही भीतर घुसा। आते ही वह बिस्तर पर औंधे मुंह गिरे और कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब गए। न जाने रात के किस पहर में अंकुश ने तृप्ति को टटोलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन में हजारों बिच्छू रेंग रहे हों। वह पसीना पसीना हो गई। अपनी चीख से उसने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। किसी तरह रोका। अंकुश तो फिर भी सो गए, लेकिन तृप्ति सोचती रही कि क्या पुरुष को सुख बांटना नहीं आता? वह हर चीज़ को हड़पना क्यों चाहता है? क्या उसे बस छीनना ही आता है? एक वाक्य भी तो प्रेम से नहीं बोला अंकुश ने उससे। फिर कैसे उन्होंने पत्नी पर हक मान लिया? जानती है, यदि वह कुछ कहते भी तो शब्दों का मतम बड़ा कटु होता है। जब तक वह एक तरफा संघर्ष चलता रहा, उसकी आंखों और मुंह में रेत की तरह कुछ गिरगिराता रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, शरीर लावा उगल रहा था। क्या वह पूरे मन से अंकुश की नहीं हो सकी? या फिर अगर यही वैवाहिक जीवन का सुख है तो फिर शायद इस विवाह को वह नहीं निभा सकेगी। शादी के बाद की वह मनोज रात बड़ी मुश्किल से कटी। किसी तरह सुबह हुई तो वह नहाकर किचन में गई। नाश्ता टेबल पर लगाया तो पता चला कि अंकुश जा चुके हैं। शायद पलाश ने उनके मन के भाव पढ़ लिए थे। वह टेबल पर बैठा नाश्ता किया, साथ ही तृप्ति के खाने की खूब तारीफ की। फिर पलाश ने उसे पूरा घर दिखाया। शादी की सीढ़ी भी दोनों ने साथ मिलकर देखी, जिसमें माँ के चेहरे पर जमे बूढ़े शौथिल्य के बीच दिन भर वह अपनी कच्ची आंखें इधर उधर भटकाती फिरती। कठिन क्षण थे वे। कोई आत्मीय स्पर्श नहीं। उसने BSc की थी। आगे पढ़ने की चाह भी थी। शादी से पहले ही यह बात तय हो गई थी कि तृप्ति जो करना चाहे करे, लेकिन
अब कोई बात भी नहीं करता था। अंकुश तो उसकी परछाई से भी दूर रहते। माँ ने विदाई के वक्त यही परंपरागत वाक्य तृप्ति से कहा था कि ऐसा कोई काम कभी मत करना जिसके घर के संस्कार धूमिल पड़े। सुबह उठी तो उसका मन बेहद दुखी हुआ, क्योंकि सास उसके उठने से पहले ही उठ गई थी। वह अंकुश का नाश्ता तैयार करके कपड़े धो रही थी। धीरे धीरे रोज का यही नियम हो गया। तृप्ति के उठने से पहले ही सास उठकर अंकुश के सारे कार्य कर देती। पता भी नहीं चलता कि वह कब उठ गई। वह लाख कोशिश करती, लेकिन माँ 5 बजे तक काम खत्म कर चुकी होती। तृप्ति को बिना नहाए किचन में घुसने की इजाज़त नहीं थी। आज जब किचन में माँ आई तो रोज की तरह सारा काम हो गया था। अंकुश टिफिन लेकर निकल रहे थे। उन्होंने तृप्ति को तीखी नज़रों से देखा, फिर पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। वह अंकुश से कहना चाहती थी, माँ 4 बजे ही किचन में चली जाती है और मुझे बिना नहाए किचन में आने की इजाज़त नहीं है। क्या मैं 3 बजे ही नहाकर किचन में जाऊँ? रात में सो नहीं? कहती किससे? सुनने वाला तो जा चुका था। उसे ऐसा नहीं पीड़ा होती। लाख चाहने पर भी उस भीषण आवेग को कहाँ रोक पाती। माँ कुछ नहीं कहती, सारा काम खुद करने बैठ जाती। कोई सहेली आती तो भी वह काम न छोड़ती। तृप्ति को शर्म आती। माँ कड़कड़ाती ठंड में भी बर्तन धोती रहती। अंकुश तो हमेशा ही घुटे घुटे रहते। केवल रात में ही उनके भीतर का पुरुष जागता। तृप्ति बचना चाहती, लेकिन कुछ न कर पाती। वह चीखती रहती, उन्हें दूर फेंकना चाहती। क्या यही मेरी इज्जत है तुम्हारी नज़रों में? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एक साझेदारी का हक, छीनने का नहीं बराबरी का हक, खींच का नहीं प्यार का हक। अंकुश मुझे प्यार चाहिए, पर उसकी आवाज़ अंकुश तक न पहुँच पाती। एक दिन सुबह उठते ही तृप्ति को झकझोरते हुए बोले, आज ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, दोपहर के खाने पर खाना स्वादिष्ट बनाना। मेरी इज्जत नहीं, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझी? कहकर वह चल दिए। सुबह सुबह अंकुश के इस व्यवहार ने तृप्ति को अपमानित महसूस करने का एक और मौका दे दिया। उठी, बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद करके वॉश बेसिन खोलकर जोर से फपक पड़ी। लगातार बहते पानी की आवाज़ उसे सुखद प्रतीत हो रही थी। वह अपना अपमान, क्षोभ, पीड़ा सब कुछ उस पानी में बहा रही थी। हर रात एक नई यातना गृह में अंकुश उसे ठेलता। उसका स्पर्श तृप्ति के भीतर की औरत को जगा नहीं पाता, सिर्फ जुजुब्ता पैदा करता। उस शाम अंकुश दोस्तों के साथ जल्दी घर आ गए। सबके सामने उनका रूप बदल जाता। वह संवेदनशील होने का दिखावा करते। उस दिन माहौल थोड़ा सहज था। तृप्ति भी खुश थी। रात में उसने अंकुश से कहा, एक अच्छी फिल्म लगी है, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ तो फिल्म देखने चलेंगे। इतना कहना था कि वो भड़क कर बोले, टीवी में इतनी फिल्में आती हैं, मन नहीं भरता तुम्हारा? दिन भर बैठी रहती हो, बाहर निकल के देखो, पसीना बहाओगी तब पता चलेगा पैसे का मूल्य। अगले दिन तृप्ति जिद में पलाश के साथ फिल्म देखने चली गई तो जिद में थी, लेकिन लौटकर एक नया तूफान झेलना पड़ेगा। यह भय भी था। पलाश उसे सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तृप्ति के चेहरे पर उदासी के भाव कम नहीं कर पाया। तृप्ति की शादी के बाद पलाश ने संबंधों में इतना ही फर्क आया था कि पहले वह नाम लेता था और अब नाम न लेकर सीधे बातचीत शुरू कर देता। भाभी जैसा संबोधन उसे तृप्ति को नहीं दिया था। तृप्ति के मना करने के बावजूद घर लौटते हुए पलाश ने आइसक्रीम खरीदी। पैदल चलते हुए वे घर तक पहुँचे। घर में माँ और अंकुश चाय पी रहे थे। तृप्ति कमरे में चली गई और पलाश वहीं बैठ गया। उनकी करवाहट दूर करने जाते हुए तृप्ति ने दोनों की शक्लें देखी। उनमें दृष्टिहीन क्रोध था। पलाश ने अवश्य वहाँ का माहौल बदल दिया होगा, लेकिन क्या फ़ायदा। कुछ देर बाद अंकुश कमरे में आए तो उनके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। फिल्म देखने का इतना ही शौक था तो सिनेमा हॉल में ही रहती, घर क्यों लौटी। पलाश से वह हर विषय पर बेझिझक बातें कर लेती थी। दोस्तों और प्रोफेसरों के किस्से पलाश चटकारे लेकर सुनाता तो तृप्ति हंसे बिना नहीं रह पाती। अंकुश के आने का कोई समय नहीं था। वह देर रात तक आते। तृप्ति खाने पर इंतजार करती रहती।
4 महीने में उससे याद नहीं कि कभी अंकुश ने एक बार भी उसे खाने की तारीफ की हो या किसी बात की सराहना की हो। शादी के बाद तो जैसे वह गुनगुनाना ही भूल गई थी। अंकुश के पास समय नहीं था। अब पलाश भी ट्यूशन पढ़ के देर से घर आता, बच जाता तो गहरा सूनापन। तृप्ति चुपचाप नाइटी ढूंढती रही। उसे मालूम था अलमारी में नाइटी नहीं है, लेकिन वह ढूंढ रही थी। शायद अंकुश का सामना नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी अंकुश चुप हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकुश ने तृप्ति की तरफ से जवाब न पाकर गुस्से में उसका हाथ जोर से घुमाया और पीछे को मोड़ दिया। तृप्ति दर्द में भरकर चीख उठी, मारना चाहते हो मुझे? मारो। झगड़े की आवाज़ सुनकर लोग दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंकुश उसे लगातार मार रहे थे। वह जानती थी मुंह खोलकर उसने अंकुश के राक्षस को उजागर कर दिया है और आज के बाद कभी इस घर में चैन से नहीं रह पाएगी। हर नज़र उस पर उठेगी, सब उससे पतिता की तरफ देखेंगे। अंकुश गुस्सा पूरी तरह निकालने के बाद कमरे से बाहर चले गए। रह गई तृप्ति और उसके मन शरीर की चोटें। घर की गतिविधियां रुक गई थी। तृप्ति को सास की ओर से दूसरे युद्ध की भी अपेक्षा थी और वह इसके लिए भी तैयार बैठी थी। रात हो गई, वह वैसे ही पड़ी रही, अपने जख्म देखती हुई। कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह धूप ने कमरे में रोशनी फैला दी तो बेहोश भरी नींद से उठ जाई। नींद से वह जागी। शरीर दर्द से टूट रहा था, मन में घुटन सी थी। घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। अंकुश शायद ऑफिस जा चुके थे। घर में खामोशी थी, बाहर से आवाज़ें आ रही थी, मटर गोभी पालक फल ले लो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक जानी पहचानी आवाज़ उसकी ओर बढ़ी, पैरों के ठीक पास। पलंग पर खटका हुआ। तृप्ति, यह क्या हाल बना रखा है? उसकी आंखें खुल गई। उठने की कोशिश की तो उसने रुकते हुए बोला, लेटी रहो, मत उठो। तृप्ति ने उसकी ओर नहीं देखा। तृप्ति के बालों को सहलाते हुए बोला, क्यों सहती हो यह सब? पागल हो तुम। उसका हाथ पकड़ा, चोटों को सहलाया। आंखें मूंदे मूंदे ही तृप्ति को लगा मानो उसकी पीड़ा खत्म हो रही है। कठोर मन कब पिघल गया पता ही नहीं चला। रुका हुआ बांध जैसे टूट पड़ा। वह पलाश के सीने से लगकर फूट फूट के रोने लगी। पलाश ने जोरों से उसे अपने बाहों में भींच लिया। पता नहीं घर में कौन था कौन नहीं। कोई देख लेता तो शायद अब तृप्ति को डर न होता। पलाश ने उसके माथे का चुंबन लिया तो उसने आंखें खोल दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे बरसों बाद मिले हों। लगा जैसे अनजान से शक्ति मन और शरीर में आ गई। पलाश की आंखों को देखकर अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। पलाश ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोला, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं भी देखूं कि किसकी कितनी हिम्मत है जो तुम्हें छू भी सके। अच्छा, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहता हुआ पलाश चला गया। वह पलाश के स्नेह भरे स्पर्श के एहसास में से भरी बैठी रह गई। असीम सुख के साथ उसने अपनी आंखें मूंद ली। आंखें खुली तो कमरे में मंद रोशनी थी। छोटे से नीले बल्ब का प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश में पलाश की महक खुली हुई थी। प्रकाश पलाश कितने एक जैसे हैं, दोनों नाम। यह वह सोचने लगी। अजीब से सुख का एहसास हुआ। कुछ खटकने की आवाज़ आई। मेज पर जोर से कुछ गिरा। इस पर साइन कर दो। यह अंकुश थे। कुछ देर के लिए वह अनसुना किए लेटी रह गई। फिर जैसे असीम ताकत आ गई हो, उसने पेन उठाया। आत्मविश्वास के साथ कागज पर साइन कर दिए। शायद तलाक के कागज थे। अंकुश ने उसे ऐसे देखा जैसे विश्वास ही न हुआ हो। तृप्ति ने सूटकेस उठाया, अलमारी से कपड़े निकाले, एक एक कर सूटकेस में भरती रही। जानती थी अंकुश की नज़रें उस पर ही गड़ी होंगी। सूटकेस उठाया और चल दी। निकलते वक्त एक बार मुड़कर देखा तो अंकुश एक झगड़ालू जिद्दी चतुराई से अपरिचित खेल में हारे हुए बच्चे सरीखे दिखे। दोस्तों, हर एक इंसान की इज्जत होती है, चाहे वो आदमी हो या एक मजबूर औरत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है।